सर नाश्ता सर सवाल लेना। अब बजट में आ गए आप। थोड़ा मुझे लगता है कि बजट पर आज फोकस रहेंगे तो समझ पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार करना क्या चाहती है। बाद में आपको इजाजत दे दूंगा, खुला खेल मैदान हो जाएगा, लेकिन अभी जरा बजट पर चलिए। सर सवाल दीप दत्ता टाइम्स ऑफ चैनल से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी इंप्रूव हुआ है। एक अच्छी चीज देखने को मिली है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरीके से हमारे सोशल एक्टिविस्ट यूनाइटेड नेशन में पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कामयाब हुए। एक ये बदलाव कैसे देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाते हैं और एक तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद की जो पिक्चर को अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज का सवाल है, एक हमारे सोशल एक्टिविस्ट को हरास करने की कोशिश की जाती है यूनाइटेड नेशन में और उसने यहाँ पे कंप्लेंट दायर की है। तो यूएन को क्या करना चाहिए जब ऐसे लोग आए और औरतों को वहां पे तंग करने की कोशिश करें, सच बोलने की? मुझे लगता है कि भारत के विदेश मंत्रालय के जिम्मे भी कुछ काम हम लोग को छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग जम्मू कश्मीर पर केंद्रित करें। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय सक्षम है और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्री सक्षम है इन सब सवालों को अच्छी तरह से देख पाए। बदलाव कैसे देखते हैं आपके? मैंने आपका जवाब दे दिया है। सर मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज से हूँ। सर इस बार सुरक्षा पर काफी कुछ खर्चा किया गया है बजट में, और बॉर्डर आउटपोस्ट की क्रिएशन भी जो है इस बार बजट में रखी गई है कि सीमा पर बॉर्डर आउटपोस्ट बनाएंगे। सर क्या कुछ खाका रहेगा इन बॉर्डर आउटपोस्ट पर? कहाँ ये बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए जाएंगे? अब ये बजट में उसकी डिटेलिंग नहीं बताई जा सकती, लेकिन कहाँ कहाँ बनेगा ये विवरण आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और स्वाभाविक रूप से बॉर्डर एरिया, जैसा मैंने पहले कहा, कि सुरक्षा की दृष्टि से भी और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी ये प्रधानमंत्री जी की और भारत सरकार की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी, जो बॉर्डर एरिया के विलेजेज हैं, वहां रहने वाले लोग ये न महसूस करें कि हम बाकी गांवों से हम कम विकास हमारे वहां, तो वो भी हमारी प्राथमिकता है और वो सुरक्षित रहे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसके लिए वो पोस्ट बनाए जा रहे हैं। मेरा नाम अनिल भट्ट है, मैं पीटीआई से हूँ। जम्मू कश्मीर में जो जहाँ हम बजट की बात करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जितने भी गवर्नमेंट्स पुराने थे, यहाँ जो फिजिकल मैनेजमेंट था, फिजिकल मैनेजमेंट में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, बजट विदाउट प्रोविजंस और इस तरीके के जो जनरली कैग में हम देखते थे रिपोर्ट्स, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हाउ दे हैव बीन एबल टू टैकल दिस फिजिकल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इट? देखिए, पूरी ईमानदारी से हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर फिजिकल मैनेजमेंट हो। थोड़ा आप लोग भी सहयोग करेंगे तो और बेहतर हम कर पाएंगे। ठीक है ना? मेहता जी कुछ बताना है तो। एक छोटी सी बात यह है कि आपका जो फिजिकल मैनेजमेंट का सवाल है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि इस साल जितने भी बिल्स ट्रेजरी में गए हैं, सब टाइम से पेमेंट हो रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि बजट ऐसे ही बनता था, और तो वैसी कोई परिस्थिति नहीं है। आज के दिन में भी, आज 29 है, जो भी बिल्स आए ट्रेजरी में सब पे हुए हैं, तो अनफंडेड मैंडेट नहीं है। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको। दूसरी चीज, जैसा एलजी साहब ने बताया, दो बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2018-19 एक अच्छा साल था और उस वक्त 9,229 के आसपास प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे। इस साल 70,000 होने जा रहे हैं, तो लगभग 6 गुने से ऊपर है। मैं मनरेगा में जो काम कंप्लीट होते थे 18-19 के पहले 40,000 काम पूरे हुए थे। इस साल कम से कम अभी ऑलरेडी हो चुके हैं 1,71,000, पर 2 लाख के आसपास कंप्लीट होंगे। कहाँ 40,000, कहाँ 2 लाख। तो मुझे लगता है कि आपके बात का जो जवाब है कि आप ग्राउंड पे देख सकते हैं उसको, और इन सभी चीजों की कंपेंडियम, ई कंपेंडियम उपलब्ध कर दी जाती है वेबसाइट पे, जैसा आप जानते हैं। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी इस वक्त कहीं नहीं है। तो जो आपका सवाल है कि क्या अनफंडेड मैंडेट होता है, नहीं।
हम लोग जितना प्लान करते हैं, जितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं, उन सब की फंडिंग उपलब्ध कर दी जाती है और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें काफी सहयोग मिलता है। सर मेरा नाम मनोज कौल है, मैं न्यूज 18 से। मेरा सवाल यह है कि जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है, अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं तो वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहा जाता है कि ये जो आंकड़े हैं ये ज़बानी हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है कितने यूनिट्स लगे हैं जम्मू और कश्मीर में, और साथ ही जो यहाँ के ऑलरेडी जो यहाँ की इंडस्ट्री है, जो MSC जो है मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, वो उनका ये कहना है कि उनकी जो मदद के लिए सरकार कुछ खास नहीं करे। क्या वो जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी मदद के लिए सरकार क्या करेगी, इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया? दो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने पहले कहा कि इतने प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, जो प्रस्ताव आए हैं वो सभी जमीन पर उतर जाएंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा। हम कोशिश कर रहे हैं और उसी निमित्त 29 इंडस्ट्रियल स्टेट पर तेजी से काम हो, इसकी कोशिश शुरू की गई है। और काफी लोग, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यहाँ आप हैं, बहुत नजदीक है, भाग्यस्थली एक जगह है सांबा कठुआ में, आप किसी दिन ऐसे घूम के आइए, फिर हम लोग बैठते हैं। एक अकेले उस जगह पर लगभग 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 6000 करोड़ का। परसों किसी ने अपना भूमि पूजन किया था, वो मेरे पास आए थे मिलने। तो एक तो ये हम हर तरह की कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक निवेश हो, और मैं आश्वस्त हूं कि वो होगा, क्योंकि जो इंसेंटिव हम स्कीम में दे रहे हैं देश के किसी राज्य में इतना इंसेंटिव नहीं है। नंबर दो, जो यहाँ की इंडस्ट्री है, हम चाहते हैं कि लोकल लोग भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में भाग लें, और जो नई स्कीम बनी थी उसमें नई इंडस्ट्री के लिए तो प्रोविजन किया ही गया था, जो पहले की इंडस्ट्री है उनके लिए भी कुछ प्रोविजन किए गए, तो उसका वो लाभ उठाएं। लेकिन अब जो 20 साल में कुछ नहीं कर सके, तो ऐसे लोगों के लिए फिर से कुछ करना, वो चर्चा उनसे होती है। हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी लगातार 3 महीने पूर्व चर्चा करते हैं। जो भी मुझे लगता है कि सहायता प्रशासनिक तौर पर की जा सकती है, वो जरूर हम करेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं पंजाब केसरी ग्रुप से हूँ। सर, आपने जैसे बजट के बारे में अभी पूरी डिटेल में बताया, तो इसमें कोई शक नहीं कि हर जगह पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि बहुत सी कंप्लेंट्स लोगों की हैं, पिछले 2-3 साल से सिंचाई विभाग का जो टेंडर्स हुए थे, जो ठेकेदार से, उनकी पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है फ्लड एंड कंट्रोल पे। वो एक सवाल है, वो मेहता साहब अगर आप जवाब दे दें, क्योंकि बहुत से ठेकेदार हैं जिनकी पेमेंट पेंडिंग है और अभी तक। एक मिनट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट जो कि नियम से काम हुआ है पेंडिंग नहीं है। मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। 18-19 के पहले आम रवायत थी कि बगैर किसी सिस्टम के किसी को भी उठा के ठेके दे दिया करते थे। लगभग सभी टेंडर इस तरह से दिए जाते थे, किसी को नॉमिनेशन बेसिस पे दे दिया। तो जब नियम के मुताबिक वो जांच किए जाते हैं, तो आज के दिन में जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, उसकी ई टेंडरिंग नहीं हुई है, तो GFR के मुताबिक पेमेंट नहीं हो सकती है। तो जिन लोगों ने इस तरह के बिल रेज किए हैं, तो पहले तो वो बिल रेज हो नहीं सकते हैं क्योंकि नियम पूरे नहीं किए हैं। तो जैसे फर्ज कर लीजिए कि आप 100 रुपए का काम है, आप 200 रुपए में आप काम नॉमिनेशन पे करना चाहते हैं, तो उसकी पेमेंट होने में मुश्किल आएगी। अदरवाइज कोई भी ऐसी पेमेंट ड्यू नहीं है जो कि नियम के तहत काम हुआ है और उसकी पेंडिंग है। अगर आपको पास जानकारी है तो आप जानकारी दीजिए, हमारी नजरों में नहीं है। और गलत काम की पेमेंट करने की जिम्मेवारी सरकार की नहीं हो सकती है। उपराज्यपाल जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील भट्ट है, मैं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप से हूँ। उपराज्यपाल जी, यहाँ पर हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जो नियुक्तियों को लेकर जो विवाद रहा, खासतौर पर जो दागी जो एजेंसी एप्टेक है उसको लेकर हमने देखा कि युवाओं ने भी प्रदर्शन किया, उसको लेकर फिर आपने कुछ फैसले भी लिए, लेकिन उसका आखिरी फैसला क्या है? जो एप्टेक के ऊपर जो विवाद है उस पर पूर्ण विराम कैसे लगेगा? नंबर 1। नंबर 2, उपराज्यपाल जी, यहाँ पर रियल एस्टेट समिट हुई थी, उसको लेकर अगर आप कुछ अपडेट दें कि जो निजी प्लेयर्स हैं कब तक आएंगे और जमीनी स्तर पर जो चीजें वो कब तक दिख पाएंगी? धन्यवाद।
तो मैंने बजट पर किसी के पास कोई सवाल नहीं, फाइनली ये हो गया ना। मैंने कहा कि पहले बजट खत्म कर लें, फिर आपका सवाल तो मैं जानता ही हूं कि क्या होगा। बजट खत्म तो इन्हीं के सवाल पर आते हैं। बजट में पत्रकार मैं हूं ना, तो आप कामयाब हो जाए इसके लिए मैं कोशिश करूं। जम्मू कश्मीर के हर परिवार के लिए हमने 5 लाख का हेल्थ कवर दिया हुआ है। वो पत्रकार भी उसमें है, उसमें हमारे बड़े अधिकारी भी हैं, सामान्य किसान भी है, मजदूर भी है। तो हमने कोई भेदभाव किया ही नहीं। जो सुविधा चीफ सेक्रेटरी को है जम्मू कश्मीर का, वही सुविधा आपको है। तो मैं समझता हूं कि इतना समान धरातल तो देश में कम जगह होगा। भट्ट साहब, मैं शुरू करूं। ये पिछली बार 3 भर्तियों पर लोगों ने संदेह व्यक्त किए थे और संदेह की जांच कराई गई। एक समिति हमने बनाई थी और उसमें ये पाया गया, कुछ चीजें तथ्य सामने आए, इसलिए तीनों परीक्षाओं को निरस्त करके जांच सीबीआई को दे दी गई। मैं समझता हूं कि आज देश में भरोसेमंद संस्था सीबीआई मैं मानता हूं, इसलिए दी गई। आप लोग रोज अखबारों में पढ़े, मुझसे बेहतर जानते हैं कितने लोग गिरफ्तार हुए, कहां सीबीआई पहुंची है। और उस समय जो परीक्षा करा रही थी एजेंसी, उसको निरस्त कर दिया गया। एक ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडर हुआ। टेंडर में जिस संस्था का आप नाम ले रहे हैं, एप्टेक, उसको एग्जाम कराने की जिम्मेदारी मिली। वो बिडिंग प्रोसेस में वो आया था। अब इस बार जो परीक्षा होने वाली थी, कुछ लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने एक आदेश किया और न्यायालय में प्रशासन अपील में गया। न्यायालय ने कहा परीक्षा करा लीजिए, परीक्षा करा ली गई। दूसरी बार डबल बेंच ने उसमें कुछ आदेश किया और सिंगल बेंच को निर्देश दिया कि इसको पूरी तरह से हियरिंग करके इसका फैसला कर दीजिए। कुछ और भी तथ्य ध्यान में लाएगा तो केवल लोगों के मन में कोई संदेह न हो, इसलिए हम सब ने निर्णय किया कि लेट अस वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको नहीं, आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर, कहीं एक भी संदेह आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा होगी तो एकदम ट्रांसपेरेंट होगी। गड़बड़ी की शिकायत थोड़ी भी मिलेगी, उसमें अगर वास्तविकता पाई जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी कहना चाहता हूं, मैं उस प्रक्रिया में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मुझे सब मालूम है, आपको भी मालूम है कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं उसमें नहीं कहना चाहता हूं। जब तनी लोग नियुक्त हुए, मैं चुनौती के साथ आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पूरी सूची में, यह मैंने आंकड़ा बताया है 25,000 से ऊपर, एक गलत नियुक्ति का ले आइए आप, तो फिर आप देखिए कि कार्रवाई क्या होती है। रियल एस्टेट समिट में अच्छा समिट हुआ था। जम्मू कश्मीर के लिए एक नई पहल थी और कई कानून हमें संशोधन करने थे। यहाँ के लैंड लॉज भी अनेक प्रकार के थे। अब हमारी स्थिति इसमें आ गई, कुछ प्रस्ताव आए हैं, आने वाले दिनों में वो परिणाम भी दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह से कोई लाख लोग डेली वेजर लगा दिए गए कहीं से भी उठा करके। कौन सी प्रोसेस थी? कंप्लीट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको भी रेगुलराइज करने की बात चलती रही। 520 लाया गया, वो भी कंप्लीट वायलेशन था। नियुक्तियों में पारदर्शिता अब आई है और मुझे बहुत खुशी है कि आज सब लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। पर मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 2.5 लाख लोग जेएनके के सरकार के माध्यम से पैसा लेते हैं, जो इरेगुलर ढंग से कभी न कभी लगे हैं। सर नमस्कार, मैं विशाल हूँ सर, यूएनए न्यूज़ एजेंसी से। सर जिस तरह आपने बताया कि स्पोर्ट्स को एक बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, बजट में भी इसका प्रस्ताव रखा गया है। सर क्या एक्सक्लूसिवली बता सकेंगे कि
स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए कितना बजट जो है वो रखा गया है जम्मू कश्मीर के लिए, और साथ ही सर जो इंडस्ट्रीज थी, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, कुछ यूनिट ऐसे थे जो सिक यूनिट्स डिक्लेयर किए गए थे, क्या उनको रिवाइव करने का भी प्रस्ताव है सर? देखिए, दोनों को एक साथ मत क्लब करिए। इंडस्ट्री के लिए जो प्राविधान किए गए वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट देखता है। स्पोर्ट्स बढ़े इसका उससे कोई वास्ता नहीं है कि सिक यूनिट कैसे ठीक होगी। हम कोशिश जरूर करेंगे, सिक यूनिट जो वास्तव में अच्छा परफॉर्म करना चाहती है, वो भी चाहती है, तो उसको हम मदद जरूर करेंगे। लेकिन अगर हमने तय कर लिया है कि मुझे सिक ही रहना है, तो उसमें कोई सरकार मदद नहीं कर सकती। दूसरा, मुझे अगर ठीक से याद है तो 145 करोड़ के आसपास स्पोर्ट्स का बजट हमारा है। मैं फिगर चेक करके बता सकता हूं, मुझे ध्यान है कि मैं ठीक ही बोल रहा हूं, जरा चेक कर लीजिए मेहता जी। और स्पोर्ट्स हर हाल में अच्छे ढंग से चल रहा है। अनेक नेशनल इवेंट यहाँ हुई है, कई एकेडमी हमने स्थापित की है, खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए, और जैसा मैंने बताया कि 50 लाख से ऊपर लोग, 145 और 50 लाख से ज्यादा लोगों ने खेला। आज जहां जाइए, गांव में जाइए तो खेल हो रहा है, श्रीनगर शहर में जाइए तो रात को डाउनटाउन में लोग खेल रहे हैं। तो आज तो एक ऐसा वातावरण बन गया है कि लग रहा है कि हर जगह स्पोर्ट्स से ही हो रहा है। सर, मेरा नाम रमन सैनी है, मैं जेके न्यूज टुडे से हूं। मेरा सवाल है सर कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सरकार ने पब्लिक से कुछ सजेशंस मांगे थे, वो सभी सजेशंस जो हैं आप तक अब तक पहुंच चुके होंगे, तो क्या बता पाएंगे कि किस तरीके के सजेशंस आपको मिले हैं, और उन सजेशंस को सुनने के बाद क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है प्रॉपर्टी टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? थैंक यू। मुझे लगता है कि आपने जो बात कही, सजेशन मैं नहीं देख रहा, वो समिति देखती है, और दूसरा हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग है, उनकी टीम इस चीज को देखती है। मैंने जो जनता से आग्रह किया था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इस पर आप सुझाव दीजिए, और वो सुझाव का अध्ययन इन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि एक दो दिन में विस्तार से हमको बताएंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मुझे लगता है कि मैं अनेक सार्वजनिक जगहों पर आप सबसे भी इंटरेक्शन में मैं कह चुका हूं कि एक तो सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगा है। देश में कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई राज्य जहां प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था। हमने लगाया भी है तो बहुत सोच समझ करके, बहुत संवेदनशील होकर के। अगर मैं तुलना करता हूं दिल्ली, बंबई या चंडीगढ़ से नहीं, आसपास के जो हमारे राज्य हैं, अगर मैं तुलना करूं अंबाला से, अगर मैं तुलना करूं शिमला से, अगर मैं तुलना करूं देहरादून से, जो हिली स्टेट्स हैं उनसे साथ भी मैं तुलना करूं, तो उनकी तुलना में 1/10 से भी कम टैक्स यहां लगाया गया है। 40% लोग शहरों में जो रहते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। मैंने मोटे तौर पर 5,20,000 घर हैं शहरों में, जिसमें 2,06,000 लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगा है। 2,03,600 घर ऐसे हैं जिस पर अधिकतम एक वर्ष में 1,000 रुपया, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि एक साल में 1,000 रुपया, और वो भी जम्मू और श्रीनगर के कुछ खास इलाकों में। अगर बाकी शहरों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं 600, कहीं 500, कहीं, मैंने उस वेरिएशन में मैं नहीं जाना चाहता। तो 5,20,000 में से 4,09,600 लोग हैं जो पूरी तरह से बाहर हैं। अब उन लोगों को तो टैक्स देना चाहिए जो 5 लाख 10 लाख रुपया महीना किराया लेते हैं, जो मुंबई, दिल्ली, दुबई में जिनके घर हैं, और वहां वो 20 लाख प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, यहाँ 2,000 भी नहीं देंगे तो गरीब आदमी का कल्याण कैसे होगा? अगर मैं बात करूं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो 1,01,000 कुल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर राज्य के शहरों में है। उसमें भी मुझे अगर आंकड़ा ठीक से ध्यान है तो 40,000 क्यों 40,000 ऐसे हैं जिन पर हमने 700 सालाना से कम टैक्स लगाया, और लगभग 36-37,000 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर वर्ष में अधिकतम 2,000 रुपए से भी कम टैक्स लगने वाला है। तो 40 और 36 76,000 निकल गया।
बचा 25,000। अब मॉल पर भी कोई प्रॉपर्टी टैक्स न लगे तो आप बताइए कैसे चलेगा। आपका सुझाव, जिन लोगों ने भी सुझाव दिया है उसका ठीक से विश्लेषण किया जाएगा और जो जायज सुझाव होंगे उस पर जरूर गौर किया जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बार बार कहा है कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड में ये पैसा नहीं जाएगा। अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग प्रॉपर्टी टैक्स दिए हैं तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खाते में ही वो पैसा जमा किया जाएगा। जम्मू शहर के निवासियों की जो आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए ही वो धन खर्च किया जाएगा। विश्लेषण कर ले, फिर 1 तारीख के पहले आपसे फिर बात करेंगे। मंत्री दिनों में कार्रवाइयां और होंगी, चाहे जो मर्जी हो। आपने कहा कि 2.5 लाख लोग हैं जिनको गलत तरीके से नौकरियां दी गई और आज तक वो रेगुलराइज नहीं हो रहे, हालांकि सरकार उस पर कुछ देख रही है। कैसे हुए थे, क्या उसमें कोई करप्शन या बाकी चीजें थी, क्या उन पर कार्रवाई होगी? दूसरी चीज, 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो आपने बताया कि 2 मॉल जो यूएई से कंपनीज आई हैं वो बना रही हैं, उनके लिए कोई टारगेट टाइम रखा है कि कब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे? 2 बात मैं कहना, देश में कानून का राज है, ठीक है ना। हम संविधान और कानून से चलते हैं। जो गलत हुआ उसके बारे में मेहता जी लंबे समय से उन्होंने बताया। मॉल का जहां तक सवाल है, और कानूनी रूप से जो भी गलत होगा, गलत को गलत हम कहेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। अनेक ऐसे लोग जिनके खिलाफ प्रामाणिक रूप से हमें जानकारी मिल रही है, जिनके सर्टिफिकेट गलत थे या जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, या ऐसे लोग जो दफ्तरों में बैठ करके काम नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को बाहर किया गया है। आप रोज अखबारों में पढ़े। माल का जहां तक सवाल है, उसकी समय सीमा उन्होंने खुद निर्धारित करके भूमि पूजन के दिन ही बता दी थी। अखबारों में बड़ी मोटी है, माल एक ही बन रहा है, मैं दोहराना चाहता हूं। वो श्रीनगर में माल बन रहा है, 2 आईटी टावर, एक श्रीनगर एक जम्मू में बन रहे हैं। तो उन्होंने वहां उस दिन ये बताया था कि 2026 में हम इसको शुरू करेंगे। बल्कि मैंने उनको ये कहा था कि जब देश की पार्लियामेंट 1.5 साल में बन रही है तो इसे 26 की बजाय 25 में प्रारंभ करिए। तो अभी तक बात यही है। सर, गुरसिमरन रिपब्लिक टीवी से। सर, मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो उसमें सुधार आया है पिछले 3 साल का आपने बताया, लेकिन सर पड़ोसी राज्य में हमने देखा है कि एक बार फिर कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी है, खालिस्तान के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं उनके वहां से लिंक्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हैं। तो किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं कि जो सिचुएशन पंजाब में हो रही है उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में ना पड़े? हमारे सुरक्षा बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और मुझे भरोसा है कि पंजाब की घटनाओं का असर जम्मू कश्मीर में न हो। इसके लिए जो चौकसी बरतनी है वो सुरक्षा बलों ने बैठक करके चौकसी बरती है और मुझे भरोसा है कि उसका असर यहाँ नहीं पड़ने दिया जाए। थैंक यू।